नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग सामान्य जागरूकता का चौथा वीडियो कंप्लीट करेंगे। यह सामान्य जागरूकता का लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब इसमें देख लेते हैं ये विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को वर्ष 2073 से प्रत्येक वर्ष यूएनईपी के द्वारा मनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2022 में ओनली वन अर्थ थीम के तहत मनाया गया। वर्ष 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो स्वीडन ने की थी, जिसका नारा प्रकृति के साथ सद्भाव में अस्थायी रूप में रहना था। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं ये। ठीक है, अब आईयूसीएन, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। संकटग्रस्त जीव जंतु एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है यह। ठीक है, अब WWF, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। मार्ग्स स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है और इसका प्रतीक क्या है? ज्वाइंट पांडा। क्या है? ज्वाइंट पांडा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा इसके रख रखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करती है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह कनाडा में हुआ था। 1989 से प्रभावी है यह। ओजोन परत के क्षरण को रोकना इसका उद्देश्य है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, यह जापान में हुआ था 11 दिसंबर 1997 में। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। रियो पृथ्वी सम्मेलन, यह ब्राजील में हुआ था 1992 में रियो डे जेनेरियो में। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति, यह इसका लक्ष्य है। ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, यह 2002 में हुआ था। सतत विकास पर विशेष बल इसका लक्ष्य है। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 यानी कोरोना को एक वैश्विक महामारी घोषित किया जो कि चीन से फैला है। ठीक है, तो WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया? तो 11 मार्च 2020 को। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता कितनी होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस तथा 60% आर्द्रता होती है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 60% आर्द्रता होती है। मेघविजन में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता कब लगाया था? किसने लगाया था? ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था?
तो जोसेफ फारमैन ने 1985 में पता लगाया था। धारणीय विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्रंटलैंड 1987 में किया था। वनों को क्या कहा जाता है? तो हरे फेफड़े रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरे फेफड़े रिपोर्ट। वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में कौन सहायक होते हैं? तो पेड़ पौधे सहायक होते हैं। वायुमंडल में कार्बन तत्व का कौन संतुलन बनाए रखता है? तो कार्बन चक्र। कौन? कार्बन चक्र। मूल रोमों में मृदा के चिपके रहने का कारण क्या होता है? तो पेक्टिन रहता है। क्या रहता है? पेक्टिन। पौधों की वृद्धि में सहायक क्या होते हैं? तो पौधों की वृद्धि में सहायक जल चक्र होते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। मूल रोमों की कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो यह परागम्य कला की तरह कार्य करती है। यह किसकी तरह? परागम्य कला की तरह कार्य करती है। धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना क्या है? तो एजेंडा 21। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ग्रीन पीस इंटरनेशनल यह गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब किया गया था? तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन इसका गठन किया गया था। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान अधिसमय कब लागू हुआ था? विश्व मौसम विज्ञान अधिसमय यह 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया था। तो कब किया, किसके द्वारा किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। 30 जून 2018 को फिर बंद कर दिया गया था। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? कहां हुआ था? पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र कौन सा होता है? तो ये इको मार्क होता है। क्या होता है? इको मार्क। ठीक है, आगे चलें। सतत व स्थायी विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। सतत व स्थायी विकास की अवधारणा। स्थायी विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो IUCN ने किया था 1969 में, तत्वाधान में 33 अफ्रीकी देशों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज में हुआ। ठीक है। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। ठीक है। धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह प्राकृतिक संसाधन का। किसका? प्राकृतिक संसाधन का। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। तो कैसी संकल्पना है? तो ये एक धनात्मक संकल्पना है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन से होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। किसकी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। तो क्षयिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, क्षयिक नहीं, जैविक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया क्या होती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अब जैव मंडल एवं बायोम, इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78.08%। क्षोभ मंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ
प्रति 1 किलोमीटर तापमान में कितनी की कमी आती है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है, तो ये मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है। प्राकृतिक प्रदेश बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। शैवाल एवं कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे म्यूट्यूअलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूट्यूअलिज्म। ठीक है। मानव जनित कृत्रिम जीनोम का उदाहरण क्या है? तो ये फसली भूमि। क्या है? फसली भूमि। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो ये चरम अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? चरम अवस्था, या इसे क्लाइमैक्स भी कहते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अनुक्रमण कहा जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? तो ये वहन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? वहन क्षमता। अत्यधिक प्रजातीय विविधता किसमें पाई जाती है? तो अत्यधिक प्रजातीय विविधता यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.036% होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है। सबसे लंबी तरंगे कौन सी होती हैं? तो सबसे लंबी तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो यह तापीय प्रतिलोपन है। क्या है? तापीय प्रतिलोपन। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण क्या है? तो वायुदाब प्रवणता। क्या है? वायुदाब प्रवणता। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर परत का नामकरण किसने किया था? तो टीजरेंज डी बोर्ड ने। किसने? टीजरेंज डी बोर्ड ने। ठीक है। समताप मंडल के नीचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, आगे चलें। हीलियम, नियान, आर्गन तथा रेडान ये कैसी गैसें हैं? तो ये नोबल गैसें हैं। कैसी? नोबेल गैसें हैं। नोबेल गैसों में वायु में नहीं पाई जाती। तो क्या नहीं पाई जाती? तो रेडान यह वायु में नहीं पाई जाती। सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज कौन सा है? तो फेल्सपार है। क्या है? फेल्सपार। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त खनिज कौन सा होता है? तो यह पाइराइट होता है। सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। मध्यमंडल में तापमान पाया जाता है, तो मध्यमंडल में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है। सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये अहमदाबाद में स्थित है। लघुत्तम वर्धन काल का जीनोम क्या है? तो ये टुंड्रा प्रदेश है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो टैगा वन है। कौन सा? टैगा वन। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? तो रेनडियर यह टुंड्रा बायोम का जंतु है। किसका? टुंड्रा का। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। कब? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य बनाया जाता है। जीवमंडल में जैविक भट्टी की ऊष्मा प्रदान किसे प्रदान किया गया है? तो जैवमंडल में जैविक भट्टी की ऊष्मा यह मृदा के पतले आवरण को प्रदान किया गया है। किसके? मृदा के पतले आवरण को।
जैव मंडल के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो जैविक व अजैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक को। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? तो ये उत्पादक करते हैं। कौन करते हैं? उत्पादक। पार्थिव विकिरण होता है तो यह बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में पार्थिव विकिरण होता है। अब आगे चल दें। यह पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं, इससे संबंधित पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये देखिए अजैविक घटक, जैविक घटक। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में देखिए क्या क्या आता है, भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। ठीक है, आगे चलें। अब रामसर स्थल हैं। अब 26 जुलाई 2022 तक जितने रामसर स्थल हैं ये सारे इसमें दिए गए हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन बेनेट द्वारा किया गया था। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो शीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? शीयर। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? तो प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र यह सबसे स्थिर होता है। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी ट्रांसले ने 1935 में। कब? 1935 में। ठीक है, आगे चलें। जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नी नेस द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल्स ने किया था। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये धान का खेत, बगीचा, ये सब। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन। राजस्थान में स्थित झील जो रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल है तो कौन सी झील है? सांभर झील है। पारिस्थितिकी का शत्रु, पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को। किसको? यूकेलिप्टस को। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वैश्विक उष्मन है। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र इक्वेरियम है। कौन सा? इक्वेरियम। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पर्णपाती वन है। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जंगल होता है। कौन सा? क्या होता है? जंगल। पारिस्थितिक तंत्र का मित्र कौन होता है? तो ये नीम, पीपल, बरगद और तुलसी होता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम कहाँ होता है? तो गहरे सागर में होता है। चिपको आंदोलन का नारा किससे संबंधित है? तो यह पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। झील
पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यूट्रोफिकेशन कहलाती है। किसानों का मित्र क्या है? केचुआ, सांप। जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करते हैं? तो वन नियंत्रित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित तथ्य, तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह एक कार्यशील इकाई है, तो इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र का जीवीय संगठक कौन सा है? तो वनस्पति, जीवाणु, जानवर। आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो डायटम, क्रस्टेशियन, हेरिंग। ठीक है, आगे चलें। घास वन की खाद्य श्रृंखला घास वन की खाद्य श्रृंखला का घास वन की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो घास, हिरण, शेर, फिर जूं। ठीक है, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को उल्लिखित किया जाता है, तो तरणक के रूप में उल्लिखित किया जाता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, तो घास, टिड्डे, मेढक, सर्प और बाज। ठीक है, सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा, तो कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा? सीधा। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो यह उल्टा होगा। खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज यानी कीट भक्षी पौधा का स्तर तो उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसी पारितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? तो 10%। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो लिंडेमान है। कौन है? लिंडेमान। एकमात्र महाद्वीपीय जहां घास पारितंत्र नहीं पाया जाता, तो अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सर्वभक्षी कहते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परभक्षी या प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है, आगे चले। जीवी एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित कौन करते हैं? तो ये अपघटक करते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण और जीव समुदाय का। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होना चाहिए, अधिक ढलुआदार होना चाहिए। ठीक है, पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है? तो यह अफ्रीका में पाई जाती है, पार्कलैंड नामक घास। हाथी घास कहाँ पाई जाती है? तो हाथी घास यह सवाना बायोम में पाई जाती है। चैपरेल नामक झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो इसमें उल्टा बनेगा। ठीक है, एक संतुलन पारिस्थितिक तंत्र में जीवों में संख्या होती है, तो एक स्थिर होती है। इसमें किसी पारितंत्र में होते हैं, तो पारितंत्र में क्या क्या होते हैं? तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारितंत्र में मानव क्या है? तो पारितंत्र में मानव यह सर्वाहारी होता है। क्या होता है? सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कहाँ प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है उच्चतम पोषण स्तर? तो यह सर्वाहारी को। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो यह सीधा होता है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, तो कितना होता है? तो 90% ऊर्जा का
ह्रास होता है एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने से। ठीक है। पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। ठीक है। दो या अधिक जीवों के अंतः संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, इस संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहता है? कहा जाता है सहभोजिता। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं, तो लाइकेंस क्या अभिव्यक्त करते हैं? तो सहोपकारिता। क्या व्यक्त करते हैं? सहोपकारिता। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है? तो चरम समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरम समुदाय। पर्यावरणीय प्रदूषण, अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। जैव निम्नीकरण प्रदूषण है तो सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ, कागज। ठीक है, ये जैव निम्नीकरण प्रदूषण है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण कौन सा है? तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, डीडीटी, सीसा इत्यादि। हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे चलें। स्मॉग धुंध क्या बनाता है? तो धुएं तथा कोहरे से बनाता है। स्मॉग धुंध कैसे बनता है? तो धुएं तथा कोहरे से बनता है। लंदन धूम्र दिखाई देता है तो शीतकाल में सुबह के समय। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है। शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थित कहाँ स्थित है? तो ओस्लो में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र यह ओस्लो में स्थित है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो नॉर्वे में होती है। कहाँ? नॉर्वे में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण? भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो यह यूक्रेन में हुई थी 1986 में। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन है। सीवेज प्रदूषण के सूचक कौन है? तो ई कोलाई जीवाणु होते हैं। जल प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो ये डायटम होते हैं। कौन होते हैं? तो डायटम। जल प्रदूषण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बीओडी का। किसका? बीओडी का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण मापने में किसकी इकाई का प्रयोग करते हैं? किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल का। किसका? डेसिबल का। ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ग्रीन मफलर्स किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है? तो 45 dB। क्या है? 45 डेसिबल। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या कहाँ है? तो चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में। कहाँ है? चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विषक प्रदूषक जैसे आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा होते हैं तो जैविक आवर्धन होता है। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण DDT है। क्या है? DDT। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में किसका छिड़काव किया जाता है? तो DDT का छिड़काव किया जाता है। शैवाल ब्लूम किससे संबंधित है? सुपोषण से। गंगा का जल शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी के कारण। किसके कारण? जीवाणु भोजी के कारण। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। यह न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो जोसेफ फोरमैन ने 1985 में इंग्लैंड में पता लगाया था इन्होंने।
गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन। ठीक है, आगे चलें। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी होती है, कौन सी गैस होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया, किसने किया था? तो वाटर जी रोसेन ने। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में पाई जाती है। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा रहा है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। तो 50 वर्ष से यदि वह नहीं देखी गई है तो उसे विलुप्त माना जा सकता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स सूचियों में सम्मिलित की जाती है। तो संकटग्रस्त पौधों और पशुओं को रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो प्राकृतिक वास का विनाश। कौन सी ड्रग गीधों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? तो डिक्लोफिनेक सोडियम। कौन सा? डिक्लोफिनेक सोडियम। इसी के द्वारा गिद्धों का नाश हो गया, मतलब गिद्ध खत्म हो गए इसी ड्रग्स के द्वारा। भारतीय वन्य जीव अधिनियम के संबंध में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो ये चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ होता है। क्या होता है? सिकुआ। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो IUCN। कौन सा? IUCN। स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? तो घने जंगलों से। किससे? घने जंगलों से। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है वह राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है। तो रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो बाघों के लिए जाना जाता है। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो 2 राज्यों में विस्तृत है तो वो पेंच टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1973 में। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थल कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्री सैलम। आगे चलें। नीलगिरी की मेघ, नीलगिरी ताहर बकरियां कहां पाई जाती हैं? तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां स्थित है? तो क्यू, इंग्लैंड में, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, कहां स्थापित किया गया है? तो कच्छ की खाड़ी में। कहां? कच्छ की खाड़ी में। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1971 में हुई है। वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मंडला, मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह मणिपुर में स्थित है। एक सींग वाला
एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, असम में। ग्रीन हाउस गैसें एवं उनका प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें एवं उनका प्रभाव तथा ओजोन क्षरण। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो CO2, CH4, N2O, SF6, CFC, जलवाष्प। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन सा है? तो चीन और अमेरिका। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। यह 16 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, जबकि 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण क्या कहलाता है? तो स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? तो 16 सितंबर को हुआ था। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट है। क्या है? डॉप्सन यूनिट। ओजोन छिद्र मानी जाती है, तो कितनी मानी जाती है? तो 220 डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कहाँ हुआ है? तो यह दक्षिणी ध्रुव में। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ मापी जाती है? मोटाई कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पाई जाती है? तो उच्च अक्षांशों पर। कहाँ? उच्च अक्षांशों पर, ठीक है। आगे चलें। ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 300 डॉप्सन यूनिट। समताप मंडल में ओजोन परत की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है। दम घोटू गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से ऑक्साइड को जाना जाता है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है किसके द्वारा? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्षरण हो रहा है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया था। किसने पता लगाया था? तो GW केंट मूर ने। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है तो समताप मंडल में अवस्थित होती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? तो यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके क्षरण से संबंधित है? तो यह ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था? तो ब्रिटिश टीम ने वर्ष 1985 में पता लगाया था। ओजोन परत पृथ्वी को बचाता है, तो अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से बचाता है। ओजोन विनाशक रसायनों के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित करने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहाँ हुआ था? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 16 सितंबर 1995 में मनाया गया था। कब? 16 सितंबर 1995 को। संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का निर्णय कब लिया था? तो 19 दिसंबर 1994 में लिया था। ओजोन क्षरण पदार्थों को नियंत्रित करने की दिशा में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, तो यह वियना कन्वेंशन 1985 में यह पहला प्रयास था। ओजोन छिद्र में ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है? तो 220 डॉप्सन से कम होती है। ओजोन परत में
ओजोन रहित भागों को क्या कहा जाता है? तो ओजोन छिद्र कहा जाता है इनको। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे कम कब होती है? तो शिशिर ऋतु में। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे कम कब होती है? तो शिशिर ऋतु में होती है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक कब होती है? तो सबसे अधिक ये बसंत ऋतु में होती है। उच्च अक्षांशों पर ओजोन परत की औसत चौड़ाई कितनी होती है? तो 350 डॉप्सन यूनिट। विषुवत रेखा पर ओजोन परत की औसत चौड़ाई 260 से 270 डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई उच्च अक्षांशों पर होती है। कहां होती है? उच्च अक्षांशों पर। ओजोन की मोटाई मापने की इकाई है, ओजोन की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट है। सर्वप्रथम ओजोन क्षरण की जानकारी कब प्राप्त हुई थी? तो 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक में। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके उन्हें पृथ्वी तल पर पहुंचने से रोकती है, तो ये ओजोन परत रोकती है। पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को कहा जाता है। ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स फैब्रे तथा हेनरी बुसान ने की थी 1913 में। ओजोन का उत्पादन और अपक्षय कहाँ होता है? तो ये समताप मंडल में होता है। ओजोन का वायुमंडल में अधिकतम सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में। अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। खराब ओजोन क्षोभ मंडल में पाया जाता है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का वह स्वरूप जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही प्राकृतिक संसाधनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो बायोमास गैसीकरण कहलाता है। डामर किसका विकल्प है? तो डामर यह बायो एस्फाल्ट का विकल्प होता है। किसका? बायो एस्फाल्ट का। सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कब बना? तो यह वर्ष 2016 में पूर्ण जैविक राज्य बना भारत का। कौन सा राज्य? सिक्किम। देश का प्रथम बायोडीजल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ऊर्जा स्रोतों में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, तो ऊर्जा स्रोतों में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल कौन सा है? तो सौर सेल। कौन सा? सौर सेल यानी सौर ऊर्जा। दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दीव है। वर्तमान में विश्व में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है। पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। भारत में अपना प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। बायोडीजल बनाने हेतु किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने हेतु रतन जोत यानी जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की लाल डेटा बुक प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता के द्वारा। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। तो ये अवर कॉमन फ्यूचर, ये इसका विषय था। अवर कॉमन फ्यूचर पर चर्चा आरंभ हुई थी। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 में हुआ था यह रामसर सम्मेलन। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम कौन सा था? तो रियो डी जेनेरियो। पहला कदम क्या था? तो रियो डी जेनेरियो 1992 में यह पहला कदम उठाया गया था, रियो डी जेनेरियो में। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने। वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है, वैश्विक 500 पुरस्कार। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण निर्धनता का उन्मूलन। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई थी, तो 30 जून 2008 को। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना उद्भूत हुई है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत कहां से प्राप्त हुआ है? जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो आइस कोर से। किससे? आइस कोर से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन शब्द का अर्थ क्या है? तो गंदा दर्जन का शब्द सतत जैविक प्रदूषण से है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में किया गया था। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यह सतत विकास से। किससे? सतत विकास से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन +5 यह 1997 में आयोजित हुआ था। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रदान करता है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था, तो 1985 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य नाम से जाना जाता है, तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। ठीक है। ग्रीन पीस यानी हरित शांति है, तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। NGT का पूर्ण रूप क्या है? तो NGT का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी NGT कब प्रभावी हुआ? तो अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल यदि आप लोग कहेंगे तो इसी बुक से हिंदी का चैप्टर शुरू करेंगे। हिंदी का चैप्टर शुरू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।